और एक बार फिर महाबत की बुलंदियों का सफर शुरू हो गया। सारा लेपुरस नीचे जमा था। सभी तमाशा देखते चले आए थे। जोपास और एजाज की बुरी हालत थी। जोपास के अहले खानदान, जिन्हें मैंने मौत के लिए मुंतखब किया था, चीख चीख कर उसे गालियां दे रहे थे। गज खूब हंगामा था और इसी हंगामे में एथा भी मेरे पास पहुंच गई। मैं कहा, तुम ठीक हो? खूब। तो तुमने इस बुजदिल गीदड़ को बिल्लाखिर पकड़ लिया। आओ एथा, इनका अंजाम भी देख लो। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। मैं तो परेशान थी। इस सुराग की कहानी मुझे मालूम नहीं थी। मैंने झांक झांक कर इसमें देखने की कोशिश की, लेकिन तारीकी के सिवा कुछ नहीं मिला। और फिर जब तुम्हारी वापसी के इंतजार से थक गई तो फिर मैं ऊपर आ गई। एथा ने कहा, सुराग की कहानी फिर सही, आओ पहले जोपास की कहानी खत्म होते देख लो। और तमाम लोगों को एक कितार से खड़ा कर दिया गया फसील के किनारे। सुनो जोपास, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, फसील से नीचे छलांग लगा दो। क्या बक रहे हो तुम? क्यों लगा दूं फसील से नीचे छलांग? क्या मेरा दिमाग खराब है? क्या मैं पागल हो गया हूं? तुम खुद छलांग लगा दो नीचे। तुम खुद छलांग लगा दो। जोपास पीछे हटने लगा। जोपास को उठाकर नीचे फेंक दो, मैंने कहा। और मेरे हुक्म की तामील करने वाले नौजवानों ने जोपास को बाजुओं से पकड़ लिया। वो लोग अब खुद जोपास से बदजन हो गए थे। भले ऐसे आदमी से इन्हें हमदर्दी क्यों होती जिसकी वजह से वो मुसीबत का शिकार हुए थे। अरे अरे, तुम अहमद को क्या? मैं तुम्हारा शहंशाह हूं, मैं तुम्हारा शहंशाह हूं। और फिर जोपास की आखिरी चीख बहुत भयानक थी। इसका फरबा बदन पहाड़ की बुलंदियों से नीचे जा रहा था और फिर वो चट्टानों से टकराकर पाश पाश हो गया। फसील के किनारे खड़े लोग खौफ से लर्ज रहे थे और एजाज ने आंखें बंद कर ली। मेरा दूसरा शिकार एजाज ही था। मैंने एजाज की जानिब देखा और आहिस्ता से कहा, एजाज पहाड़ से नीचे छलांग लगा दो। और एजाज ने आखिरी वक्त में सचमुच मुझे मुतहय्यर कर दिया। मेरे अल्फाज की अदायगी के साथ ही उसने पहाड़ से नीचे छलांग लगा दी। तो ये था लेपुरस के हुक्मरानों का अंजाम प्रोफेसर। लेकिन इस कहानी का एक छोटा सा बाब आइंदा भी आएगा। फिलहाल हुक्मरानों की कहानी यही खत्म। अब वो रह गए थे जो जोपास के अहले खानदान थे और जिनके रंग खूब सफेद पड़ गए थे। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो खौफ से सिसकियां लेकर रोने लगे और फिर उनमें से एक ने हिचकियां लेते हुए गिग्यायु अंदाज में कहा, फाते हमारी आखिरी बात सुन ले, इसके बाद हमारी मौत का हुक्म देना। और कुछ ऐसा दर्दनाक लहजा था इस शख्स का कि मेरे बदन में खोलता हुआ लहू सर्द पड़ने लगा। मैंने उसकी जानिब देखा और उसने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली। क्या कहना चाहता है? मैंने उससे कहा, कसूरवार हम न थे, सिवाय इसके कि हम इसके अहले खानदान में से हैं जो जालिम था, और तूने लेपुरस के दूसरों को माफ किया है जो तेरे साथ वैसे ही थे जैसे हम भी रहम के तालिब और मुस्तहिक हैं। हम भी वही चाहते हैं जो दूसरे, सो हम क्यों महरूम हैं? इससे हमें भी जिंदगी बख्श दे और हम ऐद करेंगे तुझसे बगावत न करेंगे कभी, और अतात करेंगे तेरी इस वक्त तक जब तक तेरे दिए हुए सांस कायम रहेंगे। मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर, और मेरे दिल में रहम पैदा हो गया। हाँ, दुरुस्त ही तो था। ये जोपास न थे। जोपास मारा गया था और इंतकाम सर्द हो चुका था। एक लम्हे को मैंने सोचा और फिर मैंने हदायत की अपने जवानों को कैदियों को आजाद कर दिया जाए। यूं जो मौत के किनारे खड़े थे जिंदगी पा गए और इनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इन्होंने मेरे सामने सर झुका लिया। तब मैंने अहले लेपुरस को मुखातिब करके चीख कर कहा, लेपुरस के लोगों, मेरे बारे में तुम सब जानते हो। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरा ताल्लुक फेकोलिया से भी नहीं है। एक हवारा गर्द हूं। पहले मैं थियोडस के हाथ लगा और उसे मुझे गुलाम की हैसियत देना चाहिए इस वक्त जब वो फैकुलिया पर हमला करने आ रहा था। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि ताइवरिस ही कुमता इंसान है और थियोडस सिर्फ एक दरिंदा सिफ्त कजाक। तब मैंने ताइवरिस की मदद का फैसला कर लिया और फिर मैंने ताइवरिस के साथ मिलकर थियोडस से जंग की और थियोडस को शिकस्त दी। लेकिन मैं बदखू की फितरत पहचान चुका। थियोडस फिर पलटेगा। पहले ताइवरिस से इंतकाम लेगा और इसके बाद वो दूसरे जजायर का रुख करेगा। अजीम तर सल्तनत के ख्वाब देखने वाला थियोडस तुम में से किसी को तो नहीं छोड़ेगा। लेपुरस के लोगों, मैं तुमसे मुख्तलिफ इंसान हूँ। थियोडस पूरी जिंदगी कोशिश करके भी मुझे कत्ल नहीं कर सकेगा। इसका सबूत तुम्हारे पास मौजूद है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जजायर पर जिंदगी का नामो निशान मिट जाए। मैं ताइवरस के हाथ मजबूत करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम सब जिंदा रहो। सो मैं ताइवरस के कासिद की हैसियत से तुम में आया, लेकिन जोपास ने मेरे साथियों पर जुल्म किया और उन्हें कत्ल कर दिया। मजबूरन मुझे अपनी कुव्वत इस्तेमाल करना पड़ी और मैं जो कुछ हूँ तुम जानते हो। सारा मजमा खामोश था। मैंने उसका जायजा लिया। फिर मैंने कहा, सुनो, मेरा कोई खानदान नहीं है। मैं किसी को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद तुम्हारा हुक्मरान रहूंगा। मैं उस वक्त तक तुम्हारा हुक्मरान रहूंगा जब तक तुम्हें मुनाज़्ज़म न कर दूं। मैं तुम्हारी फौज बनाऊंगा ताकि जब थियोडस ताइवरस पर हमला आवर हो तो उसे दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर फौज से मुकाबला करना पड़े। और सुनो, मेरा मिशन जिस वक्त पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊंगा। ये मेरा वादा है कि मेरा मिशन पूरा होने के बाद जो हुक्मरान होगा वो तुम में से होगा। मजमा मेरे खामोश होने के बाद कई मिनट तक खामोश रहा और खामोशी के ये लम्हात बड़े अजीब थे, लेकिन तूफानी शोरगुल एकदम ही बुलंद हुआ था। शहंशाह मैकारा, हमारा शहंशाह मैकारा, हम तेरी अतात कबूल करते हैं, हम तेरी हुक्मरानी कबूल करते हैं। शोरगुल की आवाजों से पहाड़ लर्ज रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और फिर एथा की तलाश में निगाहें दौड़ाई।
हसीन औरत खामोशी से एक तरफ खड़ी थी। मैंने उसे देखा और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तब मैंने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया और वो चौंक पड़ी। था मैंने उसे आवाज दी और मेरी आवाज सुनकर वो बेख्तियार दौड़ पड़ी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसका बदन लर्ज रहा था और इस वक्त तक, जब तक मैं हुक्मरान रहूंगा तो मेरे साथ रहेगी। इस वक्त तक नहीं मैं कहा, वो लर्जती आवाज बोली, फिर इसके बाद भी, हाँ इसके बाद भी, और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तब मजमा कसीर मुझे महल ले जाने की तैयारियां करने लगा। सोने के हसीन रथ में ऐथा भी मेरे साथ थी और क्या हसीन था इस रथ में बैठने वाला, जिसके पूरे बदन पर अहले लेप्रुस के खून की तहें जमी हुई थी और जिसके खांडे का ऊपरी हिस्सा खून से सुर्ख था। सो रथ का हुस्न भी गुदला गया, लेकिन कदरदानों को और कबूल करने वालों को इस बात की क्या परवाह थी। यूं हम महल में पहुंच गए और जोपास के और वो जिन्हें अभी तक सूरत-ए-हाल का इल्म नहीं था हैरान रह गए। लेकिन इनमें तादाद ज्यादा थी औरतों की और बहुत अच्छा इक़दाम किया था मैंने और जोपास के अहले खानदान पर रहम खाकर कि जो मौत के मुंह से लौट आए थे और बाद के वाक़यात के गवाह रहे कि वो ही मेरे सबसे बड़े हमदर्द और खैर खा थे और इन्होंने इसी वक्त से अपना काम शुरू कर दिया। यूं पूरे महल में मौजूद कनीजों और सारे लोगों को मेरी शहनशाहियत का पता चल गया। इब्तदाई तकरीबात मेरे गुस्ल से शुरू हुई और बेशुमार कनीजों ने मेरे बदन का खून धोया। लेपिनुस की हुकूमत दर हकीकत खून पसीने की कमाई थी, लेकिन प्रोफेसर तुम जानते हो हुकूमत से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे ज़हन ने तो एक नए अंदाज से सोचा था। मेरा मकसद जो लिपास की मौत के बाद अधूरा रह गया था इस अंदाज में पूरा हो सकता था जो मैंने इख्तियार किया था। सो यही बात मैंने खलवत में ऐथा से की। हाँ, ऐथा ही हुजला शाही की पहली औरत थी और उसने इस अंदाज में सजाया था खुद को कि देखने वाली आंख मशहूर कुन हो जाए। सो मैंने भी उसे पसंद किया, लेकिन इस अंदाज में नहीं कि खुद को खो बैठूं, क्योंकि मेरी आंख ने तो बहुत कुछ देखा था, वो कुछ जिसका तसव्वुर मुहाल है। हाँ, मैंने ऐथा के हुस्न की पजीराई जरूर की थी। मैं कहा, वो मेरे सीने से लिपट कर बोली, तू बहुत हसीन है ऐथा, तेरी तवज्जो के काबिल हूँ, यकीनन मेरी खुशबख्ती है। ऐथा ने वफूर मुसर्रे से कहा, लेकिन उसमें तुझे चाहने वाले बेशुमार होंगे ऐथा। हाँ, तेरा ख्याल है ठीक मैं कहा, लेकिन तू पहला ही है जिसे मैं चाहती हूँ और तब्दीली अपने अंदर जो कशिश रखती है इसे इनकार कौन करे। तब्दीली? मैंने उसे आगोश में भींचते हुए पूछा। हाँ, मैं कहा, मैं कौन हूँ, कहाँ पैदा हुई मुझे नहीं मालूम। इन लोगों में आंख खोली जो दूसरों का दिल बहलाने के लिए जीते हैं। रक्सो सरूर में होश संभाला और फिर बाजार में दूसरों की निगाहों के सामने आ गए। मेरे परस्तारों की जुबान पर ताले नहीं थे, वो आजादी से मेरे हुस्न के बारे में इजहार ख्याल कर सकते थे। यूं मेरे चर्चे आम हो गए, मेरी कीमत बढ़ने लगी, लेकिन मुझे बड़ा गम था इस बात का कि मैं बाजार में सजी हुई एक चीज हूँ। तब मैंने सोचा कि क्या इख्तलाफ है मुझ में और इन औरतों में जो सावे हैसियत है और ना पा सकेंगी राज और ना तलाश कर सकेंगी वो रास्ते जिनसे शराफत की दीवारों में पोशीदा हो सकती। सो मैंने सोचा जब बिकना ही है तो अनमोल बिको। जो मैंने किसी को ना कबूल किया और तलाश करने लगी उसे जो सब पर हावी हो। सो ये बूढ़ा सांप यानी एजाज था और मैं इसकी मंजूर नजर बन गई। यूं मैं मुमताज होगी, लेकिन मेरी रूह बेचैन थी और रूह का सुकून इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती होता है। सिर्फ महबूब होना इंसान को सब कुछ नहीं दे सकता, किसी की चाह भी सरमाया हयात होती है। मेरी रूह की प्यास बुझ गई है मेकारा और अब मुझे किसी और शय की जरूरत नहीं रही। वो मुझसे लिपट गई और इस रात मैंने उसकी सारी तिश्नगी मिटा दी ताकि उसकी कोई भी तलब बाकी न रहे। तब दूसरी सुबह रसूमात की सुबह थी। मुझे अहले लेपुरुस पर हैरत थी। मैंने इनमें से बेशतर मार दिए थे। जिस वक्त मेरे ज़हन पर लिपास का जुनून सवार था मैं किसी को आमान नहीं दे रहा था, लेकिन अपनों की लाशें ठिकाने लगाने के बाद वो पुरस्कून हो गए थे। न जाने किस दिल से इन्होंने कबूल कर लिया था। बहरहाल मुझे बाकायदा लेपुरुस का मुतलिकुल अनान बना दिया क्या, और इस रोज मैंने हुक्म दिया कि शहर का हर गली कोचा साफ कर दिया जाए। सो हर फर्द मेरे हुक्म की तामील में मसरूफ हो गया और शहर की सफाई होने लगी। फिर जब दूसरे दिन मैंने शहर देखा तो मेरे ख्याल की तस्दीक होगी। ये लोग बुरे नहीं है, मगर अगर सही रास्ता और रहनुमाई हो। सो मैंने इनके और अपने मिशन के बारे में मुकम्मल तौर से प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए, लेकिन इसके लिए वक्त कम था और काम ज्यादा। तीसरे दिन मैंने ऐता को साथ लिया, 2 घोड़े लिए, अपना मखसूस खाना लिया और लेपुरुस के मुजाफात की सैर को निकल गया। मुझे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं थी, सब ठीक था और लोग भी जानते थे कि मैं बखूबी अपनी हिफाजत कर सकता था। हम दोनों ने दूर दूर तक इलाका देखा। बिलाशुबा यहाँ लोहे के बड़े बड़े ज़खायर थे, दरख्तों की बहुतात थी, जमीनें भी नफीस और काबिल काश थी। मैं बगौर सारी चीज़ों का जायजा ले रहा था और मेरे ज़हन में प्रोग्राम बन रहे थे। सारी चीज़ों का जायजा लेने के बाद मैंने वापसी का प्रोग्राम बनाया और फिर चौथे दिन मैंने कुछ और लोगों को तलब कर लिया। मैंने उनसे मालूमात हासिल की कि वो खुराक कहाँ से हासिल करते हैं और ये क्या खुराक बआसानी मिल जाती है। तब मुझे मालूम हुआ कि इनकी जिंदगी का ज्यादातर इन्हिसार लूट मार पर है। खुराक दूर दराज के जजीरों से खरीदते हैं या लूट लेते हैं और मुझे फिर हंसी आ गई। सचमुच ये वैशी थे। बहरहाल दूसरा काम मैंने इस दिन ये किया कि अहकामात दिए मुतलका लोगों को कि बताएं मुझे लेपुरुस के नौजवानों, बूढ़ों और औरतों की सही तादाद, और इसके लिए बहुत कम वक्त दिया। मैंने फिर मालूमात हासिल होने के बाद मैंने बूढ़ों, जवान औरतों और मुनासिब उम्र के बच्चों के सुपुर्द जमीनों की काश्त की। इन्हें फल, अनाज, सब्जियां, तरकारी पैदा करने के तरीके बताए और उनसे कहा कि अपने काम से गफलत न बरतें वरना सजा मिलेगी। फिर नौजवानों के एक गिरोह को दरख्त काटने की मुहिम पर लगा दिया
और इन लकड़ी हासिल करने के तरीके बताए और दूसरे गिरोह को लोहा पकाने की तरकीबें बताई। भट्टियां बनवाई, हथियार डिजाइन करके दिए, फुलादी कीलें बनवाने लगा। गर्ज 1 माह के अंदर अंदर मैंने एक एक फर्द को काम से लगा दिया था। इस सिलसिले में हादसात भी पेश आए। लूटमार के आदि हराम खोरों ने बगावत की और 10-12 आदमियों को मजीद कत्ल करना पड़ा। मैंने इन पर अपनी दहशत इस कदर बिठा दी कि वो मशीनी अंदाज में काम करने लगे। फिर जब खुराक का पहला जखीरा इन्हें मिला तो इनकी आंखें खुली। इतनी वाफर मिकदार में खुराक उन्होंने कभी हासिल न की थी और फिर खालसन अपनी मेहनत का सिला था और इसके बाद वो दिल से मेरे अतात गुजार हो गए। लेपुरुष की शक्ल ही बदल गई थी। पहले लोग सिर्फ आवारागर्दी करते थे, अब दिन रात काम में मसरूफ नजर आते। मैंने इनकी हड्डियों की सारी कसक निकाल दी थी और अब वो मुशक्कत के आदी बन रहे थे। लूट मार करने वाले खुद जंगजू थे, इसलिए फनून जंग से पूरी वाकफियत रखते थे। हथियारों के अंबार लगते जा रहे थे। दरख्तों की लकड़ियों से इंतहाई मजबूत जहाज तैयार किए जा रहे थे। गो वो खूबसूरत नहीं थे, लेकिन इनकी मजबूती और कारकर्दगी मिसाली थी। फिर मैंने इन जहाजों में मखसूस किस्म के हथियार लगवाए। ये लोहे के बड़े बड़े गोले फेंकने वाली मंजनी के थी। मेरे तजर्बे के मुताबिक समुद्री जंग में यह हथियार सबसे ज्यादा मुअस्सर होता है, चुनाचे मैंने इस पर ज्यादा तवज्जो दी थी और इसके बाद मैंने फनून हर्ब के माहिरों को जवानों की तरबियत पर लगा दिया। सामान हर्ब इतना जमा हो गया था कि अब मजीद जरूरत नहीं थी। जहाजों के कई अजीम उशान बेड़े तैयार हो चुके थे। इन्हें साहिल तक पहुंचा दिया गया। इनकी कारकर्दगी का जायजा भी ले लिया गया था और फिर मैंने इंतहाई छोटे जहाजों के एक गश्ती बेड़े को समंदर में उतार दिया। मैंने दूर दराज के खुले समंदर में इनकी तरतीब इस तरह कर दी कि इनका फासला एक जहाज से दूसरे जहाज तक इतना रहे कि वो आसानी से एक दूसरे जहाज को पैगाम दे सके। और यह नहायत जदीद निजाम था जो इस वक्त तक पूरे यूनान में कहीं राइज न था। अहले लेपुरुस अब मेरे ऊपर जान देते थे। इनमें अकल और दानिश का मादा पैदा हो गया था। इनमें अपनी जमीन से मोहब्बत बेदार हो गई थी और अब वो लेपुरुस की बका चाहते थे। अब लेपुरुस से बेपनाह मोहब्बत करते थे। यूं वक्त गुजरता रहा। मैं यहाँ ऐसा उलझा था कि ताइवरस की बाकायदा खबरगिरी से महरूम रहा। न जाने बेचारे ताइवरस ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। ऐता हर लम्हा मेरे शाना बशाना थी। मैंने उसे बाकायदा मलका नहीं बनाया था, लेकिन लोग उसकी इस तरह इज्जत करते थे जिस तरह एक मलका की, और ऐता मेरे ऊपर जान देती थी। नित नए तरीके से मुझे खुश रखने की कोशिश करती थी। लेपुरुस पर हुकूमत करते हुए मुझे मौजूदा दिनों माह के हिसाब से पूरा 1 साल गुजर चुका था। अब लेपुरुस की शक्ल इतनी निकर गई थी कि मुझे इसके बारे में कोई फिक्र नहीं रह गई थी। शायद लेपुरुस का जंगी बहरी बेड़ा कुर्बो जवार के सारे जजायर से कहीं ज्यादा मजबूत था और उसके जवान अबाहिनी जवान थे जिनकी शिकस्त नामुमकिन थी। मैं अब ये सोचने लगा था कि खुद एक जहाज तैयार करके फैकुलिया जाऊं और ताइवरस की खबर लूं। मुमकिन है मुझे इतला न मिल सकी हो और थियोडस फैकुलिया पर हमला आवर हो गया हो। यह ख्याल मेरे जहन में जड़ पकड़ता जा रहा था। चुनाचे मैंने तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन ये तैयारियां अचानक जंग की तैयारियों में बदल गई। हुआ यूं कि एक रात जब मैं ऐता की आगोश में सुकून की गहरी नींद सो रहा था, अचानक दरवाजे के मुहाफिज ने आवाज दी और ऐता जागी। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। पहले गश्ती जहाज का सरबराह इलाश आया है जनाब। ओह, कहाँ है वो? मैं जल्दी से उठ गई। बाहर मौजूद है। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा और लिबास पहनने लगा। वो क्यों आया? मैं कह रहा। ऐता जो अभी तक नींद के खुमार में थी गनूदा लहजे में बोली, मुमकिन है कोई समंदरी पैगाम लाओ। कैसा समंदरी पैगाम? तुम ख्वाब से जाग जाओ तो बताऊं। मैंने मुस्कुराकर उसके गाल पर चपत रसीद करते हुए कहा और बाहर निकला। बाहर इलाश मेरा मुंतजिर था। समंदर के आखिरी जहाज से एक पैगाम दूसरे जहाज से होता हुआ हम तक पहुंचा है। क्या पैगाम है? थियोडस का अजीम बेड़ा फैकुलिया की जानब तेजी से बढ़ता हुआ देखा गया। ओह, क्या पैगाम मुकम्मल है या सिर्फ यही बताया गया? नहीं, मुख्तसर तफसीलात है। अंदाजा लगाने वालों का ख्याल है कि बेड़े में छोटे बड़े तकरीबन 100 जहाज हैं, जबरदस्त जंगी सामान और इंसानों से लदे हुए। इन पर थियोडस का परचम लहरा रहा है। ठीक है, जाओ पैगाम दो कि किश्ती जहाज फौरी तौर पर वापस लेपुरुस पहुंचा है। बेहतर, इलाज ने कहा और मैं अंदर ऐता के पास आ गया। ऐता भी जाग उठी थी और मेरी मुंतजिर थी। क्या हुआ? मैं कह रहा, मेरे मिशन की तकमील का वक्त आ गया था, यानी थियोडस फैकुलिया की तरफ चल पड़ा है। ओह, फिर अब बस हम कब से उस पर हमला करेंगे। कब रवाना हो रहे हो? फौरी तैयारियों के बाद। मैं कह रहा। ऐता आहिस्ता से बोली, नादानी की बात है, लेकिन अगर कोई हर्ज ना हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। कोई हर्ज नहीं है था, मैंने कहा और ऐता खुशी से उछल पड़ी। सच सच मैं कह रहा, तुम मुझे साथ ले चलोगे? हाँ, तुम जानती हो, बहरहाल थियोडस की मौत यकीनी है। मैं पूरे भरोसे के साथ उस पर हमला आवरूंगा। ओह, ये बहुत अच्छी बात है, ऐता ने कहा। बहरहाल प्रोफेसर, इंतजार की क्या तुक थी? मैं तो इसी वक्त से जाग उठा था। चुनाचे लेपुरुस के दूसरे भी क्यों ना जाग उठते। इसी वक्त तैयारियां शुरू हो गई। लड़ाकों को इतला मिल गई। असलिया जहाजों पर बार किया जाने लगा। लेपुरुस में गोया खुशियां जाग उठी। मैंने उनके ज़हनों को इसी अंदाज में तैयार किया था। यूं भी वो जंगजू और बहादुर थे। बड़ी बरक रफ्तारी से काम हो रहा था और यह काम दूसरे दिन भी इसी अंदाज से जारी रहा और दूसरी रात के आखिरी पहर में सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। तब मैंने अपने कुछ वफादारों को लेपुरुस की औरतों की जिम्मेदारियां सौंपी और बूढ़ों को इनके काम बताए। जवान तकरीबन सारे ही मेरे साथ थे। फिर हमारे जहाजों पर लेपुरुस का परचम खोल दिया गया और आखिर हमने साहिल छोड़ दिया। इस दौर के जदीद तरीन जहाज बरक रफ्तारी से फैकुलिया के जहाजों के ताक़ुब में चल पड़े।
सारे गश्ती जहाज अब जंगी जहाजों में बदल गए थे। समंदर के सीने पर सफर खूब था। जंगी जहाज सामान्यतः से भी आरास्ता थे। यहाँ तक के साथ कई और लड़कियां भी थीं और वो बड़े आराम से एक कैबिन में मुकीम थी। जहाजों ने पूरी तेजी से सफर करते हुए दिन गुजारा। रात को भी इनकी रफ्तार वही रही। मैंने ऐसा ही लाहे अमल तरतीब दिया था कि हर काम खुद ब खुद होता रहे और कहीं कोई ताखीर या गड़बड़ न हो। बहरहाल सफर तवील था। रात भी गुजर गई और फिर दूसरा दिन और दूसरी रात भी। मेरे बेचैन निगाहें थ्योडस के बेड़े को तलाश कर रही थी और थ्योडस ने भी खूब सफर किया था। न जाने किस रफ्तार से वो फैकुलिया की तरफ दौड़ा था। 5वें दिन की रात का आखिरी पहर था। जिस रफ्तार से हमने सफर किया था वो आम जहाजों के सफर से 3 गुना थी। गोया हमने 15 दिन का सफर 5 दिन में तय कर लिया। और इस रात के आखिरी पहर में मस्तोल पर चढ़े हुए लोग चीख उठे, जंग हो रही है, जंग हो रही है। और मैं उछल पड़ा। ये अल्फाज मेरे कानों तक भी पहुंचे थे और दूसरे लम्हे मैं जहाज के मस्तोल पर चढ़ने लगा और नजर की इंतहा पर मुझे समंदर में रोशन धब्बे नजर आए। जलते हुए जहाज थे। ओह, शायद ताइवरस कामयाबी से थ्योडस का मुकाबला कर रहा है। मैंने बेचैनी से हाथ मलते हुए कहा और जहाजों की रफ्तार तेज करने की हदायत। मेरी हदायत पर अमल शुरू हो गया, लेकिन अब भी काफी फासला था और यह फासला आसानी से तय नहीं हो सकता था। मैंने रात का बकिया हिस्सा मस्तोल ही पर गुजारा। अब जंग की सूरत हाल किसी हद तक वाज़ेह हो रही थी। वो भी आम आदमियों की निगाहों में नहीं बल्कि मेरी निगाहों में। और जो कुछ मुझे नजर आया उसे देखकर मुझे ताज्जुब होने लगा। ये ताइवरस ने क्या किया? शायद वो गलती कर बैठा है। मैंने देखा बेशुमार जंगी जहाज समंदर में फैले हुए थे। दरमियान में जजीरा फैकोलिया था, लेकिन फैकोलिया के ऐन सामने चंद जहाज एक दूसरे से जंग कर रहे थे। बहुत से जहाजों में आग लग रही थी, बहुत से डूब रहे थे। हाँ, यकीनन ताइवरस ने हमाकत अजीम की है। वो जोश बहादुरी में अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ अपने जहाजों को लेकर थ्योडस के मुकाबले पर आ गया। या शायद उसके जहाज पहले से समंदर में मौजूद हो। बहरहाल वो एक पुरजोश शख्स था, लेकिन अब उसे इस तजर्बाकारी से नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि थ्योडस के जहाजों की तादाद बहुत ज्यादा थी और अभी तो उसकी सिर्फ 1/4 कुव्वत जंग कर रही थी। फिर दिन की रोशनी निकल आई और इस रोशनी में मैंने देखा फैकुलिया का आखिरी जहाज समंदर बुर्द हो रहा था और थ्योडस के जंगी जहाजों ने अब जजीरे की फसीलों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। ओह, इस बार ताइवरस अपनी समंदरी तकनीक भी इस्तेमाल नहीं कर सका होगा, क्योंकि खुद उसके जहाज बाहर निकलकर जंग कर रहे थे। अब वो अजीम नुकसान उठाना पड़ा है ताइवरस को। तब मैंने अपने जहाजों को भी जजीरे के चारों तरफ फैल जाने की हिदायत की और उसके साथ ही हमने रफ्तार तेज कर दी। मेरे अहकामात इशारती जुबान में सादर हो रहे थे और यह जुबान अहले लेपुरस अब खूब समझने लगे थे। थ्योडस के जहाजों ने बिलाकर फसीलों पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन उसके फौरन बाद ही हमें देख लिया गया और हमला फौरी तौर पर रुक गया। लेकिन हमले की शिद्दत बेपनाह थी। इतने सारे जहाज फसीलों पर पत्थर बरसा रहे थे। फसील जगह जगह से शक हो गई थी, लेकिन हमारे जहाजों को देखकर थ्योडस घबरा गया और उसके जहाजों ने आगे का सफर मुलतवी कर दिया, बल्कि वो किसी हद तक पीछे हटने लगे ताकि इन पर 2 तरफा मार न पड़ने लगे। और जो ही वो मेरी तैयारी कराई हुई दूर मार मंजनीकों की जद पर आए, मैंने हाथ गिरा दिए। आमतौर से मंजनीकों में बड़े पत्थर इस्तेमाल होते थे, लेकिन मैंने बतौर खास लोहे के 7 कोनों वाले गोले तैयार करवाए थे जो पत्थर से वजनी और खतरनाक थे। बिलाशुबा हमारे जहाजों के हमले ने थ्योडस के जहाजों पर तबाही मचा दी, लेकिन अभी तो दूसरा दौर बाकी था। लोहे के गोलों के बाद हमने जलते हुए गोले फेंकना शुरू कर दिए और बेशुमार जहाजों में आग लग गई। थ्योडस फैकुलिया को भूल गया था और अब उसे एहसास हुआ था कि कभी दुश्मन बेहद खतरनाक है। उसके अलावा वह हैरान भी होगा। उसके ज़हन में एक ही तरकीब आई, वो ये कि फैकुलिया से दूर होकर ज्यादा से ज्यादा हमारे करीब आ जाए, और उसने ऐसा ही किया। वो बरक रफ्तारी से हमारी तरफ बढ़ने लगा और बिलाकर हमारी मंजनीकों की इज्जत से निकल गया। और अब दस्त बदस्त जंग की तैयारियां थी और लेपुरस के वैशी अपने तेज हथियारों को हाथों में लिए बहरी कज़ाकों के ऊपर हमला आवर होने के लिए बेचैन थे। थ्योडस की दीवानगी का क्या ठिकाना होगा। वो ताइवरस को बेपनाह नुकसान पहुंचाने के बाद मफलूज करने में कामयाब हो गया था और उसके ख्याल में उसकी फतेह बिल्कुल करीब आ गई थी। कुछ लम्हात बाकी थे जब फसीलों के शगाफ इस कदर बढ़ जाते कि बहरी कज़ाकों को उनके अंदर दाखिल होने में कोई दिक्कत ना होती और इनकी तादाद इस कदर थी कि अंदर ताइवरस की महफूज फौजों को इनकी यलगार रोकने में यकीनी नाकामी होती। इस तरह थ्योडस अपनी पिछली शिकस्त का भरपूर इंतकाम लेने में कामयाब होने वाला था कि कब से आफतें नागहानी नमूदार होगी और यह आफत मामूली नहीं थी। मंजनीकों से फेंके हुए लोहे के गोलों ने थ्योडस के जहाजों में तबाही मचा दी थी। बहुत से जहाजों में बड़े बड़े सुराग हो गए थे और पानी था कि रोके नहीं रुक रहा था। और फिर जलते हुए तीरों ने तो जहन्नुम के दरवाजे ही खोल दिए थे। जहाजों में आग भड़क उठी थी और थोड़े ही अरसे में थ्योडस की अजीम शान फतेह शिकस्त में तब्दील होती नजर आ रही थी। और अब थ्योडस के जंगी साथी बुरी तरह मुसीबत में गिरफ्तार थे। वो जहाजों का पानी खाली कर रहे थे वरना वो डूब जाते। वो जहाजों की आग बुझा रहे थे वरना जहाज खाकस्तर हो जाते। और वो दुश्मन से जंग करने के लिए हथियार संभाल रहे थे जो उनके करीब से करीब तर होता जा रहा था। इस तरह इनकी कुव्वत टुकड़े टुकड़े हो गई थी। इनकी आवाज गुम हो गए थे और वो जितनी कोशिश कर रहे थे सब बदहवासी की थी। थोड़े से ऊंचे मस्तूल से जंग के मनाजर देख रहा था। ताइवरस से पहली बार शिकस्त खाने के बाद वो दीवाना हो गया था। यह बहुत शर्म की बात थी। अपनी सरजमीन पर जाकर उसने कसम खाई थी कि फैकोलिया से ऐसा इंतकाम लेगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी।
उसने तय कर लिया था कि फेकोलिया को ताराज करेगा और फिर उसकी पूरी आबादी को जमा करके जहाजों में भरेगा, इन जहाजों को समंदर के दरमियान लाएगा और फिर इनमें आग लगा देगा। इस तरह फेकोलिया की पूरी आबादी को, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सभी शामिल थे, समंदर बुर्द करने का इरादा रखता था और यही अज़्म लेकर वो अपनी खौफनाक कुव्वतों को जमा करके लाया था। लेकिन ये लेपुरुस, ये कमबख्त न जाने कहां से आमिर थे। अफसोस इनके बारे में पहले नहीं सोचा था। मस्तोल पर खड़ा वो करीब होते जहाजों को दिख रहा था। अब तीरों की बारिश हो रही थी, लेकिन लेपुरुस वालों की चालाकी पर वो दांत पीस पीस कर रह जाता था। कमबख्त बड़ी शानदार जंग लड़ रहे थे। ये मोहलत इन्हें कहां से मिली? जोपास तो इतना ज़हीन इंसान नहीं था। तीरों से बचने के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी ढालें बनाई हुई थी। वो इन ढालों की आड़ में थे। आगे वाली ढालें सीधी किए हुए थे, वो एक लम्हे के लिए हटते और इनके अकब वाली सफ जो कमानों में तीर जोड़ चुकी होती, तीर छोड़ देती और फिर ढालों की आड़ में हो जाती। इस तरह थियोडस के जहाजों से चलाए हुए तीर नाकारा थे और दुश्मन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से आने वाले तीरों की बाढ़ थियोडस के साथियों को खून में नहला रही थी। थियोडस का बदन गुस्से से कांप रहा था। उसकी समझ में कोई तरकीब नहीं आ रही थी, क्या करे, क्या किया जाए। वैसे वो अकब में भी देख लेता था। यही बेहतर हुआ कि लेपुरुस को आने में देर हो गई और वो इस दौरान फेकोलिया की बहरी कुव्वत को खत्म करने में कामयाब हो गया। वरना अगर अकब से ताइवरस के जहाज आ जाते तो अब तक जंग का फैसला हो गया होता। लेकिन फैसला तो अब थियोडस जैसे तजर्बाकार लड़ाके की निगाहों से पोशीदा न था। लेपुरुस के चलाक लड़ाकों को तो अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इन्हें तो अभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। वो तो ताजा दम थे, जबकि थियोडस के साथियों की जान निकल चुकी थी। बहरहाल अब दस्त बदस्त से जंग की उम्मीद बाकी रह गई थी। अगर थियोडस के साथी जलते और डूबते जहाजों से मायूस होकर जिंदगी की आखिरी जिद्दोजहद के लिए जान तोड़ हमला करें तो फिर कुछ काम बन सकता था। अब तो लेपुरुस के जहाजों पर कब्जा किए बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुश्किल था। चुनाचे थियोडस के सारे जहाज बर्क रफ्तारी से लेपुरुस के जहाजों की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन लेपुरुस के हीरो को मैंने तराशा था। वो जंगजू थे लेकिन वहशी थे, तरीके से लड़ना नहीं जानते थे। अब इन्होंने देखा कि मेरी बताई हुई तरकीबें, मेरी दी हुई तरबियत इन्हें फतेह भी दिला रही है और इनकी जिंदगी में महफूज है, तो वो और दलेर हो रहे थे। वो अपने हथियार संभालते हुए होंठ भींचे थियोडस के साथियों के करीब आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर अजीब हुआ। होना तो यही चाहिए था कि जलते हुए जहाजों से खौफजदा होकर लोग दूसरे खौफ के तहत लेपुरुस के जहाजों पर जल्द से जल्द उतरने की कोशिश करते। लेकिन हुआ यह कि लेपुरुस के बेसब्रे खून के प्यासे खुद को ना रोक सके और इन्होंने थियोडस के जलते हुए जहाजों पर छलांग लगा दी। ये वो बेमिसाल भिजगिरी थी कि थियोडस थरा गया होगा और उसे इस जंग का अंजाम मालूम हो गया होगा। चुनाचे लेपुरुस के जहाजों से बेचिकरे बारिश की माने थियोडस के जहाजों पर बरसने लगे और जूं ही उनके कदम जहाज के तख्तों से टकराते वो जंग शुरू कर देते। थियोडस के साथियों के छक्के छूट गए। इससे कबल उन्हें कभी ऐसा मुकाबला नहीं करना पड़ा था।